हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एलएलपी एक्ट 2008। दिस इज फॉर सीए फाउंडेशन। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी। देखो बेटा, एक और चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। आप लोगों ने पढ़ा होगा। यार, हमने पढ़ा था कि कंपनी में ना दो तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शेयर होल्डर, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्टर। पढ़ा होगा आपने। ठीक है। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर को आप मेंबर भी बोल सकते हो और शेयर होल्डर को आप ओनर भी बोल सकते हो। ठीक है जी। शेयर होल्डर क्या करते हैं? हमारी कंपनी के अंदर फंड्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है। और डायरेक्टर क्या करते हैं? हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे अफेयर्स को संभालते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, एक बात बताओ। शेयर होल्डर ओनर है और डायरेक्टर क्या करता है? डे टू डे ट्रांजैक्शन संभालता है। ऐसे ही एलएलपी के अंदर भी दो लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पार्टनर और दूसरा होता है डीपी। डीपी का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, याद बस इतना सा रखना है, पार्टनर इज लाइक अ शेयर होल्डर एंड डीपी इज लाइक द डायरेक्टर। जो काम कंपनी के अंदर शेयर होल्डर का होता है, वही काम एलएलपी के अंदर पार्टनर का होता है। और जो काम कंपनी के अंदर डायरेक्टर का होता है, वही काम एलएलपी के अंदर डायरेक्टर डीपी का होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें समझ में आ गई। यार, एक बात बताओ, कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है, कंपनी के ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। ठीक है। यार, कंपनी बनाने में क्या फायदा होता है? इसके अंदर ना हमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है। जो शेयर होल्डर होते हैं, इसमें लाइबिलिटी कैसी होती है? शेयर होल्डर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी। और क्या होता है इसके अंदर? और क्या फीचर है इसका? परपीचुअल सक्सेशन होता है। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? परपीचुअल का मतलब होता है सदाबहार, सक्सेशन का मतलब होता है जीवन। तो कंपनी का सदाबहार जीवन होता है। ऐसा बोला जाता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। ठीक है जी। कंपनी बंद नहीं हो सकती। कंपनी को बंद करने का तरीका क्या होता है? वाइंडिंग अप होता है। कंपनी को बनाने का तरीका इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को मारने का तरीका वाइंडिंग अप होता है। ठीक है जी। और क्या होता है इसके अंदर? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? कि यार, कंपनी अलग होती है और कंपनी का शेयर होल्डर अलग होता है, कंपनी का मेंबर अलग होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, लेकिन यार, कंपनी में नुकसान क्या है? देखो यार, कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 2013। और आपको पता होगा, कंपनी के अंदर टोटल 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है? 470 सेक्शंस है। तो यार, कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा इसकी डिफिकल्ट है, बहुत वास्ट कंप्लाइंसेस है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बिजनेस करने का तरीका होता है पार्टनरशिप। ये भी हमने पढ़ा है हमारे सिलेबस में, पार्टनरशिप एक्ट भी। ठीक है। पार्टनरशिप में कौन होते हैं बेटा? पार्टनर्स होते हैं, है ना। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या होती है यार? इसके अंदर ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। अब देखो बेटा, अब ना ये यार, ये दो दोस्त हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं। ये रे, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम है चिंटू और इसका नाम है मिंटू। ठीक है। अब ये चिंटू मिंटू कह रहे हैं, यार हम तो यार बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुके हैं, हम क्या करें? हम यार दोनों मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अब दो बंदे हैं, या तो कंपनी खोलेंगे या तो पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। कंपनी कह रहा है, यार कौन इतने सारे सेक्शंस हम फॉलो करेगा यार? अगर इतने सारे सेक्शन आपको कंप्लाई करने हैं, और वैसे भी सिर्फ एक लॉ नहीं होता, बहुत सारे एक्ट लगते हैं कंपनी के ऊपर, बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस लगती है कंपनी के ऊपर, बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए यार मेरे को बाहर से कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना पड़ेगा। सही बात है। तो वो तो यार मेरे पास तो इतना बजट है नहीं। दूसरा, अगर हम पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो इसके अंदर तो यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर गलती से मेरी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारा तो घर बिक जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अब क्या करें? अब ये सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, तो लॉ ने, जो हमारा लॉ मेकर है, उसने क्या करा? एक बीच का रास्ता निकाला। कह रहे हैं, यार हम ना ऐसा बिजनेस बनाएंगे जिसमें कंपनी के भी कुछ फीचर्स हो और कुछ फीचर पार्टनरशिप फर्म के भी हो। तो बेटा, इन्होंने क्या बनाया? एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर मेंबर की या फिर बोल सकते हैं पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ कंपनी के फीचर्स होते हैं और कुछ पार्टनरशिप फर्म के फीचर होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा कंपनी के अंदर फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी, ऐसी एलएलपी के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड ही होती है। ठीक है, दूसरा कंपनी का फीचर क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन, ऐसे ही एलएलपी का भी क्या फीचर होगा, परपीचुअल सक्सेशन है उसका भी। ठीक है जी। तीसरा, एलएलपी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एलएलपी में जो पार्टनर है वो अलग बनता है और जो एलएलपी है वो दोनों अलग अलग बनते हैं। समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप का क्या फीचर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा। मतलब एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, डीड बनेगी, एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से ही जो पार्टनर होंगे एलएलपी के, जो डीपी होंगे एलएलपी के, वो वैसे काम करेंगे। इजी है। तो समझ में आ गया। तो बोला जाता है बेटा एलएलपी इज नथिंग, एलएलपी इज अ हाइब्रिड। एलएलपी इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। ये किसका हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताते रहो, फटाफट कमेंट में करते रहेंगे, आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो बेटा ये कंसेप्ट निकला एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर है यहां तक बात मेरी? ठीक है जी। अब हमें समझ में आ गई एलएलपी आया क्यों है और कैसे आया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पूरा मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी, शॉर्ट नोट्स आपको बनवाते रहूंगी, आप वो बनाते रहना साथ साथ। ठीक है, बस सुनते जाओ। देखो बेटा, हम पढ़ना शुरू करते हैं। एलएलपी का मीनिंग और कंसेप्ट क्या है, देखो क्या लिखा है। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी क्या है, एक बिजनेस करने का तरीका है जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इट इज अ ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ये ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीका है बिजनेस करने का। दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंसेस कॉस्ट, बट also allow its partner the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership। ये कह रहा है सिर्फ आप ये लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं देता कंपनी की तरह, ये साथ में अलाउ करता है पार्टनर्स को कि आप क्या करो, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से बनाओ, मतलब अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। while the LLP itself will be liable for the full extent of its asset liability and partners will be लिमिटेड। जैसे कंपनी के अंदर होता है शेयर होल्डर की तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है यार, जितने के वो शेयर परचेज करते हैं उतनी ही होती है। ऐसी एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है जितना वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। एलएलपी इज नॉट अ कंपनी, तो वो शेयर इशू तो नहीं कर सकती। तो जो मेंबर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा, जो पर्सन उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा, जो पार्टनर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा, उसकी लायबिलिटी भी कितनी होगी, जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा, उससे ज्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो बाकी एसेट बाकी लायबिलिटीज ये कौन बियर करेगा, ये सारी की सारी एलएलपी खुद बियर करेगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। आगे देखिए, एलएलपी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। ये हमें समझ में आ गया है। आगे देखते हैं बेटा जी, इसके कुछ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। देखो एलएलपी क्या है, एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है विद द लिमिटेड लायबिलिटी। ये बिजनेस करने का एक तरीका है। याद करो ये फीचर्स एलएलपी के, ये बिजनेस करने का एक तरीका है जिसमें क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, आप शॉर्ट नोट भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी, तो आपको जो मैंने ऊपर समझाया है और ये जो चार पांच पॉइंट है ये आपको लिख के आना एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो एलएलपी क्या होता है, एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी होती है जिसके अंदर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी किसकी, पार्टनर्स की। किसकी बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटीज के अंदर होती है। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या लिखा है, इट इज अ ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है बिजनेस करने का। ठीक है। थर्ड लिखा है, अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। एलएलपी क्या करता है, पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। मतलब क्या हुआ सिंपल में, कि यार जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं, बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड करते हैं, अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया हमें, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट असेट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, जितने के वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, बाकी बाकी असेट लायबिलिटी, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलएलपी की खुद होती है। एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ में आ गया ये भी हमें, बिल्कुल। लास्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, पार्टनर की लिमिटेड होती है। तो अब हम लिख लेते हैं इसमें कुछ क्या क्या फीचर्स है। पहला, ये क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये क्या है बेटा, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस।
न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है जी। अच्छा, विद लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएल का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव, ये लिखते रहना बेटा साथ में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। क्या है ये, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ठीक है। थर्ड इज, इसके अंदर बेटा जो पार्टनर्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। किस चीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है बताओगे मुझे? जल्दी बता दे रहा हूँ साथ में भी, किस चीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है बेटा जी? कि अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन से खुद डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड कितनी, जितने का वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था बेटा, लास्ट पॉइंट क्या था, कि जो एलएलपी है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी असेट्स और लायबिलिटीज के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, एलएलपी खुद रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक क्लियर, हमें समझ में आ गया सब कुछ? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टार बना के, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो मैं लिख रही हूँ आपको भी साथ साथ लिखना है, ताकि आपको वीडियो के साथ साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो एलएलपी क्या होती है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 11, वो अलग डेफिनेशन है। अगर आपसे कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने 2 क्लॉज 11 और कंपनीज एक्ट लिखना है। लेकिन अगर आपके आपको एग्जाम में एलएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन लिखी जाएगी तो आपने ये लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? जोन से एक्ट के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, उस एक्ट के हिसाब से आपने आंसर लिखना है। ये क्या है, एलएलपी एक्ट, तो एलएलपी एक्ट में अलग डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट की, और कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट क्यों पढ़ना है मेरे को, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। इसलिए मुझे पहले समझना पड़ेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो बेटा डेफिनेशन कहाँ लिखी है बॉडी कॉर्पोरेट की, जरा मुझे सेक्शन पढ़ के बताओगे कहाँ पे लिखे है? बताओ बेटा, सेक्शन 2(1)(d)। अच्छा, आपको पता है ना सेक्शन रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर डेफिनेशन आपकी लिखी है बॉडी कॉर्पोरेट की। ठीक है बेटा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इसमें सिंपल बोल सकते हैं, ऐसी कंपनी जो कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। इसमें घुमा फिरा के लिखा है, मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ। पहला पॉइंट ये लिखा है यार, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है। पहला तो आता है कंपनी, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है वो आता है इसके अंदर। ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या जरा बताना मुझे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एलएलपी, जो कहाँ रजिस्टर्ड है, वो एलएलपी एक्ट के अंदर, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है। थर्ड लिखा है, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है, ऐसी एलएलपी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा। और फोर्थ पॉइंट बोल, ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है। तो यार इसमें चार बातें आ रही है, क्या क्या आ रहा है। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि यार बॉडी कॉर्पोरेट में चार चीजें आती हैं। कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब अगर कोई कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है। और ये देखो थर्ड पॉइंट में लिखा था, जो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है। तो दो पॉइंट क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ये चार चीजें कंपनी के अंदर आती हैं, है ना। इजी भाषा में याद करेंगे, जैसे मैंने बोला वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो एक बार दोबारा बता दो, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 2(1)(d) के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर, सेक्शन 2(1)(d) ऑफ एलएलपी एक्ट। ठीक है जी। जिस एक्ट को हम पढ़ते हैं, जिस एक्ट में डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिस एक्ट में कोई सेक्शन पढ़ते हैं, उस सेक्शन के आगे उस एक्ट का नाम लिखा जाता है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एलएलपी। तो क्या लिखेंगे, सेक्शन 2(1)(d) ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एलएलपी की डेफिनेशन। इसके अंदर चार चीजें आती हैं, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर तीन चीजें नहीं आती, देखो लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या नहीं आता इसके अंदर, पहला इसके अंदर कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता। दूसरा, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। हम्म।
देखो रिवीजन क्लास है तो हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बता दूंगी जिससे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो क्या लिखा है, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना करा है वो भी नहीं आता। ठीक है जी। सिंपल याद रखना, तीन चीजें नहीं आती। अच्छा, चार चीजें आती है। चार चीजें कौन सी है बोलेंगे बेटा सब लोग जो घर में बैठे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी सब बोलेंगे क्या क्या आता है इसके अंदर। कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गया। और क्या क्या नहीं आता इसके अंदर, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाती। इजी है। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ना है वो बस उतना बता रही हूँ, फालतू बातें नहीं पढ़नी है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन आता है और आ चुका है। सिंपल क्या याद रखना है यार, स्मॉल एलएलपी क्या होता है, सेक्शन 21 टी है। सेक्शन 21 टी ए क्या है, सेक्शन 21 टी ए ऑफ एलएलपी एक्ट, सेक्शन 21 टी ए ऑफ एलएलपी एक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या होता है, स्मॉल एलएलपी, इट मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सिंपल है यार, देखो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसमें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अप टू 5 करोड़। ठीक है। एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। बस सिंपल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है जी। स्मॉल एलएलपी क्या होता है, सेक्शन याद रखना है बेटा, सेक्शन 21 टी ए, सेक्शन 21 टी ए। ठीक है। स्मॉल एलएलपी एक ऐसी एलएलपी होती है, ऐसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन किसकी, पार्टनर की, अप टू मतलब 5 करोड़ तक। 5 करोड़ से कम हो सकती है, 4 करोड़ हो सकती है, हाँ 5 करोड़ हो सकती है, 6 करोड़ नहीं हो सकती। अप टू मतलब 5 करोड़ तक होनी चाहिए। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कंट्रीब्यूशन भी और टर्नओवर भी। टर्नओवर कितनी होगी, अप टू 50 करोड़। इजी। ठीक है। इजी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा ऊपर जाते हैं। देखो अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, पार्टनर्स। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जैसे कंपनी के अंदर दो लोग होते हैं, शेयर होल्डर और डायरेक्टर, वैसे ही एलएलपी के अंदर भी दो लोग होते हैं। कौन कौन से, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनर कितने होने चाहिए, देखो क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 5, है ना। कौन बन सकता है पार्टनर, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या कंपनी आती है, यस ऊपर अभी हमने पढ़ा। अच्छा, क्या एलएलपी आती है, हाँ एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है ना। अच्छा, कौन कौन पार्टनर बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है। समझ में आ गई। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों, ना ही ये इंडिविजुअल है ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई पार्टनर है, वो बनना चाहता है, वो बन सकता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर इन द एलएलपी नहीं बन सकती। क्लियर है। लेकिन क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। समझ में आ गई बेटा बात में। ठीक है, हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक और सवाल पूछ लो। अच्छा, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बेटा क्या एचयूएफ एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ना ही वो इंडिविजुअल है ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल है, हमें समझ में आ गया है। अगर कोई भी पार्टनर कौन बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। आगे लिखा है, हाउएवर इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन पाएगा, कब, इफ इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन पाएगा, कब नहीं बन पाएगा, इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। अगर अगर बेटा वो क्या है, अनसाउंड माइंड है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल है, ठीक है, इडियट है, ल्यूनाटिक है, ये सब अनसाउंड माइंड के होते हैं। अगर कोई अनसाउंड माइंड का, और ये बात किसने डिक्लेयर करी है, कोर्ट ने बोला है। मैंने बोला कि भाई तू इडियट है, तू अनसाउंड माइंड का, तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया, नहीं हुआ। मेरे बोलने से या आपके बोलने से कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होगा। कैसे होगा, अगर कोर्ट ने बोला है कि भाई तू अनसाउंड माइंड का है, तो ही अनसाउंड माइंड का माना जाएगा वो, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मैं हम तो यार आज चलते फिरते किसी को बोलते थे भाई तू तो पागल है, तू तो इडियट है, तो वो मेरे कहने से इडियट हो गया क्या, नहीं हुआ। ठीक है जी। तो अगर कोई अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने डिक्लेयर करा, तभी वो बंदा क्या माना जाएगा, अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। तो वो पर्सन बेटा एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन पाएगा। ठीक है। दूसरा, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये वो क्या होगा, अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, अगेन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मैं अपनी रेगुलर क्लास में बताती हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अगर कोई जानना चाहता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है जी, एक शॉर्ट बना के भेज दूंगी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है। आगे देखो, हु हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। अगर किसी पर्सन ने खुद अप्लाई करा था कोर्ट को कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अनेबल टू पे डेट। ऐसा पर्सन जो डेट रीपे नहीं कर पा रहा और वो कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने खुद एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि यार मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, अभी उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा है, एडजुडिकेटेड का मतलब होता है केस चलना उसके ऊपर। ठीक है, अभी उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा है कोर्ट ने, तब भी वो पार्टनर नहीं बन पाएगा एलएलपी के अंदर। समझ में आ गई? इजी है। सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा अगर वो अनसाउंड माइंड का, और ये बात कोर्ट ने डिक्लेयर करी है। दूसरा, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। और तीसरा, उसने अप्लाई करा था कि मेरे को भाई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। इजी है। समझ में आ गया हमें? बिल्कुल हमें समझ में आ गया मैडम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सिंपल है यार, कितने पार्टनर? सेक्शन नंबर 6 है। कितने पार्टनर? कम से कम दो। कितने पार्टनर? कम से कम दो। मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं इन द एलएलपी। ठीक है बेटा, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर क्या हो गया यार कि यार अगर पार्टनर ना दो थे, ठीक है, जिसमें से एक की डेथ हो गई, एक की क्या हो गई? डेथ। कितने बच गए? एक बच गया। ठीक है, अब यार इस पार्टनर को क्या करना है, जो एक बचा हुआ पार्टनर है ना, उसको क्या करना है? विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, ध्यान से सुनना, विद इन 6 मंथ्स एक और पार्टनर लेकर आना है। ठीक है, एक और पार्टनर उसको लेकर आना है। अगर वो 6 महीने तक एक पार्टनर ले आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और पार्टनर ले आया तो 1+1 कितने हो जाएंगे? दो पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 6 महीने तक अकेला बंदा काम कर रहा है और 6 महीने क्रॉस हो चुके हैं, तब तक भी दूसरा पार्टनर नहीं आया, तब उसके बाद बेटा जो एक अकेला पार्टनर बचा हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल हो जाएगा सारी चीजों के लिए। दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं एक बारी। देखो बेटा, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए होते हैं एलएलपी के अंदर? दो पार्टनर चाहिए होते हैं, सही बात है। अब क्या हुआ, जिसमें से एक दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, अब कितने पार्टनर रह गए? एक रह गया। लेकिन कम से कम पार्ट एलएलपी के अंदर कितने पार्टनर चाहिए? मेरे को दो चाहिए। तो दूसरा पार्टनर लाने की जिम्मेदारी किसकी? जो पार्टनर बचा हुआ है ना, वो 6 महीने के अंदर दूसरा पार्टनर लेकर आया। अगर वो 6 महीने के अंदर दूसरा पार्टनर ले आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन 6 महीने के अंदर दूसरा पार्टनर नहीं लेकर आता और 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं काम करते हुए एलएलपी को विद सिंगल पार्टनर, तो जो सिंगल पार्टनर बचा है वो सारी चीजों के लिए पर्सनली लायबल होगा, एलएलपी लायबल नहीं होगी। ऐसा ये सेकेंड पॉइंट बोलना चाह रहा है। आपको समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7। अच्छा, डीपी इज लाइक अ, मैंने बताया था डीपी इज लाइक अ डायरेक्टर। ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? एवरी एलएलपी शेल हैव एट लीस्ट 2 डीपी। एलएलपी के अंदर कम से कम कितने डीपी होते हैं? बताओ। कम से कम 2 डीपी होते हैं। ठीक है, हु आर इंडिविजुअल्स, वो क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम शेल बी रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, ये बोल रहा है जो डीपी है ना, वो मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा? दो। कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। और ये दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए बेटा? जल्दी बता दो, दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है जी। और जिसमें से, इसमें से दो में से कम से कम एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया। क्या होना चाहिए बेटा? रेजिडेंट इन इंडिया। ये लिखते रहना साथ साथ। अगर आप खुद से लिखोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, खुद से नहीं लिखोगे तो याद आपको नहीं रहेगा। थोड़ी सी तो कष्ट करना है, पेपर पास हो जाएगा फिर, बढ़िया नहीं है? ठीक है जी। तो मिनिमम क्या है? दो इंडिविजुअल होने चाहिए। डीपी कितने होते हैं? मिनिमम 2। और दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जिसमें से दो में से कोई एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको मेरी बात? अब देखते हैं रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है। देखो यार, ये डेफिनेशन लिखी हुई है रेजिडेंट इन इंडिया की। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एज ये बोल रहा है कि रेजिडेंट इन इंडिया ऐसा पर्सन होता है जो इंडिया में रहा हो कितने दिन? नॉट लेस देन वन। नॉट लेस देन का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम 120 दिन इंडिया में रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? करंट फाइनेंशियल ईयर।
ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, करंट, इस साल, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो बंदा रहा हो इंडिया में कितने दिन के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज, दैट इज नोन एज रेजिडेंट इन इंडिया। अब एक बात याद रखना, रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन हर एक्ट के अंदर अलग अलग होती है। कंपनीज एक्ट में अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, एलएलपी में अलग है, कोई और लॉ होगा उसमें अलग होगी। बात समझ में तुम्हारे नहीं आ रही है बेटा? यस, हमें आ रही है समझ में, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। इतना आसान चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, विथ गारंटी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करके जाना है, बहुत आसान है, इससे आसान चैप्टर हो नहीं सकता। 6 मार्क्स पक्के हैं मेरे। हम्म, ध्यान से सुन लोगे अगर इस वीडियो को, तो 6 में से 6 नंबर आ ही जाएंगे तुम्हारे। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सेक्शन 7 बोल रहा है डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, कितने होते हैं? मिनिमम दो, दोनों के होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है जी। और रेजिडेंट क्या होता है? ऐसा बंदा जो क्या, जो इंडिया में रहा हो 120 डेज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इजी है? यस, हमें समझ में आ गया जी। अब हम बढ़ेंगे आगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, यार ये तो हमने पढ़ ही लिया था, नीचे पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी नीचे आ रहा है क्या करके। देखो, फर्स्ट लिखा है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, सेक्शन 2(1)(d) ऊपर हमने पढ़ लिया। परपीचुअल सक्सेशन होता है इसका, सदाबहार जीवन होता है। थर्ड इज ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि एलएलपी अलग होती है और एलएलपी के पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, यार एक बात बताओ, यार हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप फर्म का ये फीचर है ना? तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि यार, या तो बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर मिलके करेंगे, या तो कोई एक बंदा करेगा सबके भी हाफ में। इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके कर लो, या तो कोई एक बंदा कर लो सबके भी हाफ पे। ऐसे इसमें भी कुछ है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। थोड़ा ऊपर करती हूँ, देखो क्या बोल रहा है। नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर, दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय द अदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस और मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड्स, ऑल द पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। देखो यार, पार्टनरशिप फर्म में तो होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी है, सारे पार्टनर एजेंट भी है। अगर एक पार्टनर कुछ करेगा तो दूसरा पार्टनर उस चीज के लिए लायबल होगा, ये बोलता है पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन एलएलपी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। एलएलपी बोल रहा है जो पार्टनर है ना, वो एलएलपी के एजेंट है, वो दूसरे पार्टनर के एजेंट बिल्कुल नहीं है। समझ में आई? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट है, लेकिन एलएलपी एक्ट बोलता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, वो पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। ठीक है? और जो पार्टनर करेगा उसके लिए एलएलपी लायबल होगी, दूसरा पार्टनर लायबल कभी भी लायबल नहीं होगा। समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? तो क्या है ये? एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? चलो आगे देखो। नेक्स्ट इज एलएलपी एग्रीमेंट। मैंने आपको बता दिया था, एलएलपी एग्रीमेंट ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को कि अपनी मर्जी से कोई सी भी टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो यार जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ऐसे एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक बार इनकॉर्पोरेट होने के बाद एलएलपी क्या बन जाती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है। इसमें क्या होता है, जो जैसे कंपनी कुछ भी काम कर सकती है, जैसे मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, क्या मैं बिल्डिंग खरीद सकती हूँ, क्या मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसी ही कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो अपने नाम पे सारे काम करती है। ठीक है जी। एलएलपी क्या अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या एलएलपी अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद सकती है? सब कुछ कर सकती है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसेस एंड इज क्लोथेड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो राइट इंडिविजुअल के पास होता है मोस्टली, मतलब मोस्टली राइट, जो फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के पास है, मेरे पास है, आपके पास है, वो सारे राइट एक आर्टिफिशियल पर्सन के पास भी होते हैं। ठीक है? देखो क्या लिखा है बेटा, इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। ये सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, कि कुछ चीजों को छोड़ के। कुछ चीजें कौन सी है? देखो, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट इट कैन नॉट सेंड टू जेल, कंपनी को एलएलपी को जेल में नहीं डाल सकते हम। ठीक है? कैन नॉट बी टेकन ऑन ओथ, ओथ मतलब कसम, कसम खिलाते हैं ना, खाइयो मम्मी की कसम, पापा की कसम खाइयो, भगवान की कसम खाइयो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ। ठीक है? कैन नॉट मैरी, यार ये शादी नहीं कर सकती एलएलपी ऑब्वियसली। और डिवोर्स, डिवोर्स भी नहीं ले सकती। ठीक है? नॉर कैन इट प्रैक्टिस अ लर्न्ड प्रोफेशन, ये सीए भी नहीं बन सकती कह रहा है, और डॉक्टर भी नहीं बन सकती, मेडिसिन। अरे हाँ, मतलब समझ रहे हो ना बेटा बात? कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये सारे काम इंडिविजुअल वाले नहीं कर सकती ना यार। एक ये एक एक इनविजिबल पर्सन है, एक इंटैजिबल चीज है ये।
ठीक है, मतलब एक पीस ऑफ पेपर है यार, कंपनी की है एलएलपी की पहचान, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जो आरओसी उसको देता है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। इट इज द ओनली पहचान ऑफ द एलएलपी और अ कंपनी। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन कुछ राइट को छोड़कर। समझ में आ गई बात मेरी? आ गई हमें बात समझ में। नेक्स्ट इज कॉमन सील। देखो बेटा, कॉमन सील रखना क्या ऑप्शनल। ये वाले जो लाइन है कॉमन सील खत्म हो चुकी है, तो कॉमन सील रखना क्या ऑप्शनल है। ठीक है, कॉमन सील का मतलब होता है इट इज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इट इज अ सिग्नेचर। ये क्या है? सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। अभी हम एलएलपी पढ़ रहे हैं तो एलएलपी की बात करेंगे। कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी। ठीक है बेटा, ये बोल रहा है अगर किसी एलएलपी के पास कॉमन सील है तो आप कॉमन सील लगाओगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर किसी एलएलपी के पास कॉमन सील नहीं है तो फिर क्या करें? तो बेटा दो डीपी साइन कर देंगे। कौन साइन कर देगा? दो डीपी। समझ में आ गई? तो ये सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर एलएलपी के पास क्या है? कॉमन सील है, तो आप कॉमन सील लगा दो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर कॉमन सील, ठीक है तो बढ़िया। अगर कॉमन सील नहीं है तो क्या होगा? तो दो डीपी से साइन करा दो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। आपको बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? मुझे पहले इतना बता दो। आ रही है बेटा बात? समझ में नहीं आ रही? जल्दी बताओ। यस, हमें समझ में आ रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट कौन संभालता है? डीपी संभालते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, इस पे भी क्वेश्चन आता है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। बेटा जो एलएलपी होती है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है। एनपीओ वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी कभी भी नहीं बना सकती, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। जो एलएलपी है इट कैन नॉट बी, वो चैरिटेबल, चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी काम नहीं कर सकती। तो किसके लिए काम करेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल के लिए काम करेगी। ठीक है, क्लियर है? यस बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो करवा सकती है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये हमारे मतलब का पॉइंट नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है हमें, ये भी जरूरी नहीं है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। बेटा देखो, जैसे कंपनी को ई फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी को, mca.gov.in के ऊपर, ऐसी आरओ जो ये क्या नाम है इसका, एलएलपी भी को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है। फॉरेन एलएलपी, जैसे फॉरेन कंपनी होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस को फॉरेन कंपनी बोलते हैं। ऐसी सेम टू सेम एलएलपी होता है। अगर कोई एलएलपी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या बोला जाएगा? फॉरेन एलएलपी बोला जाएगा। ठीक है जी, इजी है। ये हो गया हमारा खत्म। एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बारी, कोशिश करेंगे आज हो जाए, नहीं तो चलो देखें एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब फायदे क्या एलएलपी बनाने के। देखो फर्स्ट में ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ वो चुपचाप तमीज से याद हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा? यस। कमेंट में लिखेंगे कि हमें याद हो रहा है साथ साथ। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे मुझे आप बता देना कमेंट में लिख के कि आपको और कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन समझ नहीं आते, आपको आंसर राइटिंग करनी है, कुछ भी करना हो तो आप कमेंट में बताइए। फॉर सितंबर 2026 एग्जाम के लिए आइए। ठीक है जी। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी क्या बोल रहा है। पहला, इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट। ये तो हमें पता है कि यार इसके अंदर फ्लेक्सिबल कैपिटल, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो एग्रीमेंट के हिसाब से ऑपरेशन करते हैं। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। बोलना है बेटा सबने, क्या है इसका? ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। सेकंड, सेकंड क्या है? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ये क्या देता है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कोई लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट डिटेल के अंदर नहीं होती है। ठीक है जी। थर्ड, इजी टू फॉर्म, इसको बनाना आसान है। उसके बाद देखो फोर्थ ये करेंगे, इजी टू डिसॉल्व, इसको बंद करना भी आसान है। इजी है। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, बनाना आसान है, बंद करना आसान है। अच्छा फोर्थ देखना जरा, पार्टनर की क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये तो मुझे पता ही था। और पांचवा पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, हमें याद हो गया। एक बार याद करते हैं दोबारा से। पहला, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा, इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। उसके बाद इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इजी है। तो ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है जी।
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट, दिक्कत, समस्या? पक्की बात है। देखो अब हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक आ गया, देखते हैं। एक सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन। यार आपको पता है जैसे हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं वैसे हम एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। यार आपको पता है ना एलएलपी बनाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए? दो। ये दो क्या है? पार्टनर्स, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन? ऑनलाइन। mca.gov.in के ऊपर लगाएंगे, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन लगाते हैं ई फिलिप में। कौन से फॉर्म में? ई फिलिप। कंपनी में होता है स्पाइस प्लस INC 32। क्या होता है? स्पाइस प्लस INC 32, ठीक है जी। लेकिन एलएलपी में क्या होता है? ई फिलिप। फिर आरओसी क्या करेगा? इस फॉर्म को चेक करेगा। अगर आरओसी को सब ठीक लगा तो वो देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या देगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर दे देता है। जब से आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 14 दिन के अंदर आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। समझ में आ गई? ठीक है। ये बात पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा ये बोल रहा है जब कंपनी ई फिलिप एप्लीकेशन लगाएगी साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाएगी। क्या लगाएगी? डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। देखो क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कह रहा है सबसे मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। पहला, फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस विद द व्यू टू प्रॉफिट शेल सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये बोल रहा है जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, उसके ऊपर जो दो लोग हैं जो पार्टनर होंगे शुरू शुरू के, वो क्या करेंगे? साइन करेंगे। कितने लोग साइन करेंगे? दो। सब्सक्राइब देयर नेम का मतलब होता है साइन करना, है ना। ठीक है आगे देखो। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस। कह रहे हैं जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको फाइल करना पड़ेगा फीस लगा के। फीस कितनी है? एज में भी प्रिस्क्राइब। देखो यार फीस ना बदलती रहती है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। अलग अलग एलएलपी के ऊपर, अलग 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 कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फीस होगी। तो फीस हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन के अंदर सेक्शन नंबर 11 लगता है इंपॉर्टेंट है यार। इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना लो इसके अंदर 10-15 हजार, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जो बंदे एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगाएंगे? ई फिलिप में लगाएंगे। साथ में लगाएंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या लगाएंगे बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को वही दो बंदे साइन करेंगे। उसको बोला जाएगा सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। बोलो बेटा क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और साथ में लगाएंगे फीस। फीस कितनी है वो नहीं पता मुझे, मतलब इसमें नहीं लिखा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। कह रहा है आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो लगाओगे साथ में एक स्टेटमेंट भी लगाओगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? दैट शेल बी फाइल्ड along विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट लगानी है, अ स्टेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है। मेड बाय इधर। अच्छा वो जो स्टेटमेंट होगी वो कौन बनाएगा? कह रहा है वो एडवोकेट बनाएगा, या वो कंपनी सेक्रेटरी बना सकता है, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, या वो कॉस्ट अकाउंटेंट बना सकता है, हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ऐसा बंदा जो मेरी एलएलपी को बनाने में एंगेज्ड है वो बनाए, वो एक स्टेटमेंट लगाएगा, ठीक है। अच्छा एक तो ये लगाएगा, और एंड और कौन लगा रहा है स्टेटमेंट? देखो जरा इसको थोड़ा हाईलाइट करें। ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। और कौन लगा रहा है स्टेटमेंट? बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एनी पर्सन जिसने क्या करा है? अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करा है, मतलब साइन करा है, वो भी लगाएगा। मतलब दो बंदे लगा रहे हैं स्टेटमेंट। पहला, सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, चारों में से कोई एक बंदा हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। दूसरा बंदा जिसने इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करा है, ठीक है। दोनों लगाएंगे, एक स्टेटमेंट लगाएंगे। स्टेटमेंट किस बात के लिए? स्टेटमेंट किस बात के लिए? अच्छा देखना, दैट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाई विद। तो मतलब क्या बोल रहा है कि यार जो भी इस रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट के, और जो भी रूल्स रेगुलेशन इस एक्ट के ऊपर लगते हैं वो सारे हमने कंप्लाई कर दिए एलएलपी बनाते हुए। बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा से करते हैं। देखो बेटा जब हम एलएलपी बनाते हैं तो पहला काम क्या है मेरा? एलएलपी जब बनाते हैं तो क्या करना है? जो दो पर्सन होंगे, ठीक है, पार्टनर होंगे वो, है ना, वो दोनों पार्टनर क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को। कौन से फॉर्म में लगाएंगे? ई फिलिप में लगाएंगे। साथ में लगाएंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे दोनों बंदे साइन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद उसके साथ लगाएंगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो बंदे लगाएंगे। स्टेटमेंट दो बंदे कौन से लगाएंगे? पहला, सीए, सीएस, सीएमए एडवोकेट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। दूसरा, ऐसा एक पर्सन जिसने सब्सक्राइब करा था, जिसने अपना साइन करा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। दो बंदों ने साइन करा था जिसमें से एक लिखेगा, ठीक है, एक देगा स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट लगाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि यार कि हमने सारी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट की और रूल्स की हमने कंप्लाई कर ली है। बात समझ में आ गई तुम्हारे?
पक्की बात है? ठीक है, हमें समझ में आ गई मैम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया आरओसी क्या करेगा, आपको 14 डेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा अगर उसे कोई भी गड़बड़ नहीं नजर आती है तो। ठीक है, इजी है। यस। आगे बढ़ो। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल। बेटा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, है ना, बी इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, उस फॉर्म में होगा, उस फॉर्म नंबर में होगा जो प्रिस्क्राइब कर रखा है रूल्स के अंदर, वो हमें नहीं पढ़ना। आगे लिखा है नेम लिखा होना चाहिए उसके अंदर एलएलपी का, एलएलपी का नाम होना चाहिए, प्रपोज्ड बिजनेस होना चाहिए। प्रपोज्ड बिजनेस मतलब कि कौन सा बिजनेस वो करने वाला है, अभी तो बन रही है ना एलएलपी, बनी थोड़ी है, तभी तो प्रपोज्ड बिजनेस लिखा है कि फ्यूचर में कौन सा बिजनेस करेंगे। ठीक है। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बता दो। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स हु आर द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। यार नेम और एड्रेस बताना है पार्टनर का, क्या बताना है, नेम एड्रेस पार्टनर। उसके बाद नेम और एड्रेस बताना है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। ठीक है। और कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा, इसमें क्या क्या बताना है बेटा, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डीपी। इतनी चीजें बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे देखो। अगर यार देखो ना, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, जो ऊपर हमने स्टेटमेंट दिया है ना, वो क्या है, नोज टू बी फॉल्ट। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लगाई है, मेरे ऊपर लगाई थी मैंने स्टेटमेंट, दो बंदों ने लगाई थी, एडवोकेट सीए ने, और एक एक बंदे ने जिसने सब्सक्राइब करा था वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसने वो मैंने स्टेटमेंट लगाई, मान लो मैं एक एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैंने स्टेटमेंट लगाई। ठीक है। तो मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन गलत है, जो मैंने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है, नोज टू बी फॉल्ट, नोज टू बी फॉल्स, मतलब मुझे पता है जो मैंने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और मैं, पहला लिखा है कि मेरे को पता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, मैंने झूठी इन्फॉर्मेशन डाली है। दूसरा लिखा है डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना वो मुझे पता है कि वो सही नहीं है। मतलब यार कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो सेम ही है। इन दोनों लाइनों का मतलब एक जैसा ही है। ठीक है। पहला लिखा है अगर किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट डाली थी, उसको पता है कि गलत इन्फॉर्मेशन है या खुद ही उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, तो शेल बी पनिशेबल। यार इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पेनल्टी आगे ना इंपॉर्टेंट है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, कितने साल की, 2 साल तक की, अप टू 2 years, विच मे एक्सटेंड, मतलब 2 साल तक की जेल। कितने साल, 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 साल से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। एंड मतलब दोनों, जेल भी होगी, फाइन भी लगेगा। फाइन कितना है, नॉट लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, मिनिमम 10,000 का फाइन, मैक्सिमम 5 लाख का फाइन। मतलब क्या हुआ यार, पेनल्टी पनिशमेंट लग रही है कितनी, अगर किसी बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन लगाई थी विच ही नोज टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, देन ही शेल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट। क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, जेल जाना पड़ेगा। क्या है बेटा, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, अच्छा लग रहा मुझे, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कितना, अप टू 2 years, अप टू मतलब 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक। ठीक है। अच्छा, और साथ में बीच में क्या है, एंड, तो मैं प्लस लगा रही हूँ। फाइन लगेगा, फाइन कितना लगेगा, मिनिमम, मिनिमम 10,000 का फाइन है, कितना फाइन है, 10,000 का फाइन, और मैक्सिमम कितना है, 5 लाख का फाइन। ये समझ में आ गया, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें ये लिखा है 14 डेज के अंदर क्या देगा आपको, आरओसी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 12 बताता है, ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस और नेम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। देखो बेटा, हर एलएलपी को, हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 लगता है इसके ऊपर, क्या बोल रहा है, एवरी एलएलपी शेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस। रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या होता है, सारे के सारे कम्युनिकेशन, सारे के सारे नोटिस एड्रेस करे जाते हैं और रिसीव करे जाते हैं। मतलब क्या है, अगर यार किसी बंदे को, किसी आरओसी को, या किसी भी रेगुलेटर को, किसी पर्सन को, कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन देने, कोई नोटिस देने, कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करता है। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन एलएलपी, जो डॉक्यूमेंट है वो किसके नाम पे जाता है, वो एलएलपी के नाम पे जा सकता है, वो पार्टनर के नाम पे जा सकता है, या वो डीपी के नाम पे जा सकता है। ठीक है। देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट, हम कैसे भेज सकते हैं, पोस्ट से भेज सकते हैं, अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, और एनी अदर मैनर, किसी और मैनर से भेज सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेज सकते हैं, मतलब मेल वगैरह कर सकते हैं। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एट द रजिस्टर ऑफिस, कहाँ भेजेंगे बेटा, रजिस्टर ऑफिस में भेजेंगे। और एनी अदर एड्रेस, अगर कोई और अपने एड्रेस दे रखा है तो वो तो ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या होता है, सारी कम्युनिकेशन, सारी नोटिस एड्रेस करी जाती है, रिसीव करी जाती है। और ये जो डॉक्यूमेंट आएगा वो एलएलपी के नाम पे भी हो सकता है, पार्टनर के नाम पे भी हो सकता है, डीपी के नाम पे भी हो सकता है, लेकिन आएगा कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है एलएलपी में, एलएलपी में चेंज, एलएलपी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच चेंज। यार हमने जब जब हमने एलएलपी बनाई थी तो आपको पता है ऊपर हमने एड्रेस भेजा था रजिस्टर्ड ऑफिस का, आरओसी को। जब अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेगी, एड्रेस चेंज करेगी, तो इस बात की खबर भी आपको आरओसी को देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई हमने चेंज करा है। यार इसके अंदर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, विद इन 30 डेज, ये याद रखना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जब से आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा है उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा देना कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो हमें याद नहीं रखना, फाउंडेशन में एप्लीकेशन फॉर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना दिन कितने हैं, 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि भाई हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया है। ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द एलएलपी, अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रावीन करा कोई प्रोविजन, मतलब अगर एलएलपी ने चेंज करा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, एलएलपी लायबल है और उसका पार्टनर लायबल है, कितनी पेनल्टी है, शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे, रोज की पेनल्टी 500 रुपए है, विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 फॉर द एलएलपी एंड पार्टनर। देखो यार कितनी पेनल्टी, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आप भी लिखोगे कितनी पेनल्टी है, जरा देखो किस पे पेनल्टी, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर। याद रखना है पेनल्टी किसके ऊपर है, एलएलपी के ऊपर है, पार्टनर के ऊपर है, डीपी के ऊपर है, किसके ऊपर है याद रखना है। ठीक है, तो किसके ऊपर है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस की पेनल्टी, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर। ठीक है, कितना है पेनल्टी है, रुपीज 500 पर डे, 500 पर डे, 500 रोज के। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम 50,000, मतलब 500 500 500 500 500 500 500 कर करके कितने हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा ये देखो, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सेक्शन नंबर 14। जो ये लास्ट के ना ये टॉपिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो जरूर कर जाना, उसमें से ही पेपर बनेगा, उससे बाहर बिल्कुल पेपर नहीं बनेगा। बस ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा एलएलपी में। 6 में से 6 नंबर लाने हैं यार। ठीक है, 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, पार्ट्स में आते हैं 1 2, तो 6 नंबर का होगा टोटल, वो आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है। देखो जरा इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, स्यू एंड बी स्यूड, स्यू मतलब केस करना होता है। एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसके ऊपर केस हो भी सकता है और केस कर भी सकती है, एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। ठीक है। कॉमन सील रख सकते हैं अगर चाहे तो। अच्छा, कोई और अदर एक्ट, कोई कोई और चीज, मतलब कोई अदर, जैसे कोई और कंपनी कोई काम कर सकती है तो वो सारे काम भी कौन कर सकती है, एलएलपी कर सकती है। 4 फीचर है, पहला स्यू कर सकती है, प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉमन सील रख सकती है, और लास्ट में क्या है, कोई और काम जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, वो सारे काम एक एलएलपी भी कर सकती है। समझ में आ गई बात, आ गई। लास्ट सेक्शन है बेटा नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है। पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, इसमें से ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने टॉपिक कराया है। ठीक है, मॉड्यूल है आपके सामने और मॉड्यूल से ही पढ़ा रही हूँ मैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है फाउंडेशन के एग्जाम में। अगर आपने मॉड्यूल पूरा पढ़ लिया तो 100% आप पास हो। ठीक है जी, चलिए नेम देखिए, सेक्शन नंबर 15, every LLP shall have either the words limited liability partnership or acronym LLP as a last words of its name। क्या बोल रहा है यार, एलएलपी को आपके नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी लिखना पड़ेगा। ठीक है। कह रहा है कोई भी एलएलपी नाम नहीं रख सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल का मतलब होता है डैश 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 एलएलपी, तब डैश, समझ रहे हो, डैश 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 मतलब गालियां भरी हुई है उसमें, अब्यूजिव वर्ड्स हैं, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, और टू रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, ऑफ टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी, किसी और एलएलपी से, किसी और कंपनी से, या फिर किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते आप। ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल है वो नहीं हो सकता, या फिर अगर कोई नाम आइडेंटिकल है, टू नियरली रिजेंबल है एलएलपी से, दूसरी एलएलपी से, किसी कंपनी से, या फिर किसी ट्रेडमार्क से, तो वो भी नहीं रख सकते। ठीक है। आगे देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम, यार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ नेम पढ़ो, सेक्शन नंबर 16, ये नेम वाला और रजिस्टर्ड ऑफिस वाला पूरा ढंग से याद करना है। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म, अच्छा नाम ना रिजर्व करना पड़ता है पहले आपको। ठीक है।
मैं पूरा पढ़ती हूँ और आपको क्रक्स में समझा देती हूँ क्या लिखा है। देखो, अ पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied by such fees as may be prescribed to ROC for the reservation of name set out in the application as a name of the proposed LLP or the name is the LLP proposed in its name. Upon receipt of application on the payment of prescribed fees, the registrar may, if satisfied, subject to the rules that the name to be reserved in is not one which may be rejected on the ground reserve the name for a period of 3 months. यार ये बोल रहा है कि जब भी एलएलपी बनती है, ठीक है, तो एलएलपी क्या करती है, अपना नाम रिजर्व करवाती है। किसके पास कराती है? आरओसी के पास आपको अपना नाम रिजर्व करना पड़ेगा। आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगा 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद आपको परमानेंट नाम मिलता है एलएलपी का। अगर आपको नई एलएलपी बनानी है या फिर आपको अपना नाम चेंज करना है, ठीक है, तो आपको आरओसी को अप्लाई करना है कि भाई ये मेरा नाम होगा जो मेरी एलएलपी बनने वाली है, या फिर मैंने नाम चेंज करा तो ये मुझे नाम चेंज करना है, ये वाला मेरा पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, एलएलपी का। तो आरओसी क्या करेगा, अपने पास रखेगा 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के रखेगा। 3 महीने के बाद परमानेंट होता है। जो ये पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है ना, इसमें यार किसी बंदे ने एप्लीकेशन लगानी है आरओसी को कि यार ये तो मेरा नाम है, ये आप कैसे दे सकते हो एलएलपी को, तो वो बंदा एप्लीकेशन लगा सकता है। 3 महीने के बाद नहीं लगा सकते बस, ठीक है। समझ में आ गई? तो 3 महीने तक नाम रिजर्व होता है। आगे देखो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी लास्ट टॉपिक है, फिर खत्म। देखो बेटा, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, इजी है ये। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 और 16, इफ थ्रू inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporates its registered name, it is registered by a name which is identical with or too nearly resemble to any other LLP company or trademark, then on application of such LLP trademark the central government may direct that within a period of 3 months from the date of issue of such direction. अच्छा, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन। अच्छा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ यार, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर किसी एलएलपी ने ठीक है, एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है और इसने ना किसी पुरानी अदर एलएलपी का नाम रख लिया, एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है अदर एलएलपी के नाम से, या फिर और किसी ट्रेडमार्क के नाम से, ट्रेडमार्क, ठीक है, इसके नाम से रजिस्टर्ड हो गई। मैंने कोई एलएलपी बनाई, जो मेरी एलएलपी का नाम था ना वो पुरानी एलएलपी से मिलता जुलता था किसी और की, या फिर ट्रेडमार्क से मिलता जुलता था, तो ये जो यार एलएलपी का मालिक है, एलएलपी का पार्टनर है, या फिर ट्रेडमार्क का जो ओनर है, ये एप्लीकेशन लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एप्लीकेशन लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के अंदर। कितने साल में? 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर, जब से मेरी एलएलपी बनी है उसके 3 साल के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई इस बंदे ने मेरी एलएलपी का, ये मेरे ट्रेडमार्क का नाम रख लिया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि मुझे डायरेक्शन देगी। क्या डायरेक्शन देगी? कि आपको नाम चेंज करना है, चेंज नेम। क्या करेगी? मुझे डायरेक्शन देगी नाम चेंज करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, नाम चेंज कब करना है मुझे? देखो क्या लिखा है, वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम। अच्छा, नाम चेंज करना है मेरे को 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो यार, मैंने एक एलएलपी बनाई अ, अभी 2026 के अंदर, ठीक है, और मैंने अपनी एलएलपी का नाम रखा एबीसी एंड एलएलपी। एबीसी एलएलपी मैंने अपना नाम रखा, ठीक है। सामने एक पर्सन है, कोई भी राहुल है उसका नाम सपोज, ठीक है। अब राहुल ने एबीसी नाम से एलएलपी बनाई थी 2016 में, आज से 10 साल पहले, ठीक है। और मैंने सेम टू सेम नाम जो राहुल के एलएलपी का है वो मैंने रख लिया, ठीक है। अब राहुल क्या करेगा, जब से मेरी एलएलपी बनी है उसके 3 साल के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि भाई इसने भी मेरे नाम की एलएलपी बना ली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे डायरेक्शन देगा, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे डायरेक्शन दिया उसके 3 महीने के अंदर मुझे अपनी एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या मना कर सकते हैं? नहीं चेंज कर रहे, नहीं कर सकते, आपको नाम चेंज करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? यस, समझ में आ गई। जितना मैंने लिखवाया उतना ही लिखना है, समझ लेना बस इस बात को, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम इट शेल विद द पीरियड ऑफ 15 डेज। यार जब से एलएलपी ने नाम चेंज करा ना, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है कि भाई हमने नाम चेंज कर लिया, ठीक है। नाम चेंज करना 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर नाम चेंज हो गया। जब से आपने नाम चेंज करा है उसके 15 दिन के अंदर आरओसी को बता दो कि भाई मैंने अपना नाम चेंज करा है। फिर आरओसी आपको दोबारा से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, ठीक है बेटा, 30 डेज में। 3 साल के अंदर हमने अप्लाई करा, उस बंदे ने मेरे पे केस करा कि भाई नाम चेंज कराओ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर दिया 3 महीने के अंदर मुझे नाम चेंज करना है। जब से जब से मैंने नाम चेंज करा है उसके 15 दिन के अंदर मुझे आरओसी को बताना है। फिर आरओसी मुझे 30 डेज के अंदर, 15 दिन खत्म होने के 30 डेज के अंदर आरओसी मुझे क्या देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा विद न्यू नेम, ठीक है बेटा, ठीक है।
आगे देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, इसकी पेनल्टी देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी अदर डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, the central government shall allot a new name to the LLP in such manner as may be prescribed, and registrar shall enter a new name in the place of the old name. अगर यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, आपको ऑर्डर दिया था नाम चेंज करो, पर मैंने कहा 3 साल का, 3 महीने का मुझे टाइम देता है वो नाम चेंज करने में, 3 महीने मुझे नाम चेंज करना पड़ता है, अगर मैंने नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब खुद मेरा नाम चेंज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट अ न्यू नेम टू द ऑलरेडी, खुद अलॉट कर देगा नया नाम, आपको वही रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड रजिस्ट्रार शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, और आरओसी को बता देगा भाई, और आरओसी क्या करेगा, अपने रजिस्टर में जो एलएलपी का आरओसी रजिस्टर बनाता है उसके अंदर क्या करेगा, पुराना नाम हटा के एलएलपी का नया नाम डाल देगा। ठीक है, विच द एलएलपी शेल यूज देयर आफ्टर। आगे नॉट विथ स्टैंडिंग, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा खत्म, ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये भी आप रीड कर लेना, आसान है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सब समझ में आया, ये भी मुझे बताएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।